प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं अमेरिका के लिए, यानी उनके इस मेडन अमेरिका दौरे की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क के बदलते हुए मौसम के साथ। टाइम स्क्वायर में बरसात हो रही है, इंद्र देवता मेहरबान हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के क्या ये स्वागत की तैयारी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमारे साथ यहाँ पर कई सारे खास मेहमान होंगे जिनसे हम बात करेंगे टुनाइट विद दीपक चौरसिया में, शेयर करेंगे उनसे व्यूज, जानेंगे वो क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में। हमारे साथ एक म्यूजिकल ग्रुप भी होगा जो हमें बताएगा कि वो क्या सोचते हैं। और इस म्यूजिकल ग्रुप की खासियत ये है कि हमारे साथ फराज है। फराज, फराज आप पाकिस्तान से? यस, लाहौर पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान से। लाहौर पाकिस्तान से। और आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ इंडिया। चंडीगढ़ इंडिया। तो भारत और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी कैसे बनी? ये तो बस म्यूजिक ने मिला दिया। शीतल मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ हैं। शीतल, सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर आइए जरा इस म्यूजिकल बैंड के साथ। आपने इन दोनों की खासियत ढूंढी है कि ये भारत और पाकिस्तान का एक म्यूजिकल बैंड है, दोनों मिला जुला। बातचीत के टेबल पे तो दोनों बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में न्यूयॉर्क की गलियों में म्यूजिक बना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली दीपक। फ्यूजन हमें नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच नहीं दिखा, लेकिन फरहाज ये पाकिस्तान से हैं और विक्की कोहली ये इंडिया से हैं और इन दोनों का ये म्यूजिक ग्रुप है और इनके बहुत सारे फैंस हैं। इन्होंने हमें बताया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इनका पेज है और ये तरह तरह का म्यूजिक जो है क्रिएट करते हैं। आज भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारा म्यूजिक क्रिएट करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान की ये दोस्ती सिर्फ न्यूयॉर्क की सड़कों पर आपको देखने को मिल रही है। ये फ्यूजन बैंड सबसे पहले बजाएगा एक गीत हमारे लिए और वो डेडिकेटेड करेंगे विक्की कोहली। विक्की, ये गीत किसको डेडिकेट कर रहे हैं? मैं तो अपने भारत को डेडिकेट करूंगा, लेकिन ये वतन के लिए है तो हर कोई अपने वतन के लिए डेडिकेट कर सकता है। शुरू हो जाइए फिर। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। ओ मेरा सब कुछ तू। ओ हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जहाँ भी दे। खूबसूरत विक्की, और हम अपने पैनल से मिलवा दे। शीतल, काजोल हमारे साथ हैं। हमारे साथ काजोल है और संगीता हमारे साथ। हाय। इसके अलावा हमारे साथ आप कहाँ से? हमारे साथ प्रिया टंडन। बिल्कुल। और हमारे साथ नंदिनी टंडन। नंदिनी जी हैं। सबसे पहले नंदिनी जी से शुरुआत करते हैं शीतल। और नंदिनी जी, आप खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, वेंचर, माफ कीजिएगा, आप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने काफी काम किए हैं। लखनऊ के अंदर आपका सीतापुर आई हॉस्पिटल है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करी है भारत और अमेरिका के बीच नरेंद्र मोदी ने, तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। आपके हिसाब से भारत को हेल्थ सेक्टर में अमेरिका से क्या क्या सीख लेने की जरूरत है? बहुत बढ़िया, बहुत अहम प्रश्न है। दोनों को एक दूसरे से सीखना है। अमेरिका को सीखना है भारत से कैसे हम अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं और कैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और भारत को सीखना है अमेरिका के कैसे गवर्नेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो, कि जो क्वालिटी जो है हमारी हेल्थ की वो हद से ज्यादा अच्छी हो, कहीं पे भूल चूक नहीं होना चाहिए। इंसान रईस हो या इंसान गरीब हो, हर एक इंसान को एक सर्टेन स्टैंडर्ड का, एक सर्टेन स्तर का मिलना चाहिए स्वास्थ्य। हर इंसान उसको, उसकी दिली इच्छा है कि उसके परिवार की लंबी उम्र हो, तो बहुत जरूरी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, बहुत जरूरी है कि जो सबसे हाईएस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो भारत में आए, ताकि हम जो अमेरिका में जो बहुत सारे रिसर्च हुई है उसका जो परिणाम है वो लेके हम भारत में जाएं। और कैंसर जो है भारत में एक बहुत ज्यादा बढ़ गया है
उसके लिए बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी, जो हम अमेरिका से ये बात सीखें कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस होना चाहिए, क्योंकि जो कैंसर है वो बहुत जल्दी गैलप करती है, और अगर हम जल्दी डायग्नोस कर लेंगे तो उसका इलाज जल्दी कर सकेंगे, तो बहुत लोगों की जो है हम जिंदगी बचा सकेंगे। वो बहुत जरूरी बात है। आपको क्या लगता है, जो हेल्थ केयर सेक्टर की हम बात करते हैं, जिस तरह का इंश्योरेंस अमेरिका में होता है और जिस तरह का इंश्योरेंस भारत में होता है, दोनों में किस तरह के क्या अंतर हैं? क्योंकि भारत में ये माना जाता है कि आप इंश्योरेंस करा लो, क्लेम आपको कभी नहीं मिल रहा। देखिए, ऐसा अगर क्लेम नहीं मिलना है तो फिर इंश्योरेंस का क्या फायदा है? तो वही जो मैंने पहले आपसे कह रही थी, गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज में ऐसा हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है भारत में, लेकिन इससे पहले हम वहां पहुंचे, हम लोग को एक स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे कि गवर्नेंस जो है बैठ सके उसमें, ताकि काम सही हो सके। आपको लगता है कि हेल्थ का एक ऐसा सेक्टर है जिस पर एम्फेसाइज होना चाहिए दोनों कंट्री? जी, बहुत ज्यादा होना चाहिए भारत में। इसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी भारत जाए, और इस रिश्ते में भारत का और अमेरिका का दोनों का फायदा है। इट्स इक्वल पार्टनरशिप। तो बहुत जरूरी है कि हमारे भारतीयों को वो हर सुविधा मिले जो यहाँ के अमेरिकन को मिलती है। दीपक, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इंडिया से चले तो उन्होंने एफडीआई की बात की थी कि एफडीआई मतलब अब फॉरेन डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एफडीआई का मतलब फॉर डेवलपिंग इंडिया होना चाहिए। तो ये जो टेक नरेंद्र मोदी ने दिया है, इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन आगे। नरेंद्र मोदी इंडिया से चल चुके और उन्होंने चलते वक्त कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब हमारे लिए नहीं होना चाहिए एफडीआई, हमारे लिए एफडीआई के माने होने चाहिए फॉर डेवलपिंग इंडिया। वट एवर फंड इज कमिंग, जो भी आ रहा है वो इट इज फॉर डेवलपिंग इंडिया। तो ये टेक जो उनका है मेक इन इंडिया को लेकर, उसको आगे बढ़ाते हुए, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी वो इंडिया में आए, क्योंकि अभी जो सैटेलाइट पे अपन ने मंगलयान पे जो यान भेजा है वो 70% कम कॉस्ट में, 70-80% कम कॉस्ट पे ये जो अपना सैटेलाइट जो बना था, जो अपने शटल भेजी है, वो इतना कम में बना है कि दुनिया की अब जो आंखें वो इंडिया पे कि इतना सस्ता प्रोडक्ट बन सकता है। अमेरिका में 70 गुने ज्यादा में उन्होंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे टेक्निकल जो चीजें हैं, और हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, और जो हमारे अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक हैं, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब सारी दुनिया जो भी है सैटेलाइट के थ्रू जो भी काम करना चाहेगी वो इंडिया आएगी, और इंडिया में ही जो प्रोडक्ट बनेगा और सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी। और जैसे हम छोटे होते मेड इन जापान, मेड इन चाइना खरीद के खुश होते थे, अब लोग ये फील प्राउड करेंगे कि मेड इन इंडिया। तो मुझे तो बड़ी अच्छी समझ में आई है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी और हमारा प्रोडक्ट बाहर बिकेगा। इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी और हमारा प्रोडक्ट बाहर बिकेगा। हम इस पर आएंगे कि मेक इन इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट लेकर मोदी जी आए हैं, क्योंकि आज उन्होंने कई सारी बातें कही, वो निकल चुके हैं अमेरिका के लिए। उन्होंने कई सारी बातें विज्ञान भवन की अपनी एक स्पीच में कही। लेकिन आत्मा सिंह जी, आप छत्तीसगढ़ जैसे रिमोट स्टेट में एक हॉस्पिटल खोलने की सोच रहे हैं, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल। मुझे बात बताइए कि अमेरिका की हेल्थ केयर पॉलिसी और इंडिया की हेल्थ केयर पॉलिसी में आप किस तरह का डिफरेंस देखते हैं, जिसमें उस जो ब्रिज है उसको पाटा जा सके दोनों देशों की? देखो, सबसे पहले में तो मानवता की बात आनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में मैंने अक्सर देखा है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे यहाँ अमेरिका में ऐसा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी, उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट तो जाते ही इमरजेंसी में देते हैं। लेकिन ना आपका नाम पूछेंगे, सिर्फ नाम पूछेंगे, आपके पास पैसा है, बैंक अकाउंट है, आपके पैसा नहीं है, कुछ भी है, आपका वो पूरा इलाज करेंगे। इलाज करने के बाद वो फिर आपको बिल भेजेंगे। अगर आप बिल नहीं पे कर सकते तो यहाँ चैरिटीज है, आप उनमें अप्लाई करिए, लेकिन आपका जो चिकित्सा का जो मेडिकली जो आपका बेनिफिट्स हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, उसमें कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। और आप अगर नहीं पे कर सकते, सिर्फ आप लिख के दे दीजिए कि मैं नहीं पे करता। इवन कई लोग इंडिया से भी यहाँ आते हैं, अगर उनको कहीं बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनको पूरी छूट है कि सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज कराएं। उसके बाद अगर बिल पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा है। तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी होना चाहिए कि जैसे ही कोई हैपन हो, हम बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, उसको जो पहला जो उसका चिकित्सा का हक है वो हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। और मैं इसीलिए इंडिया में ये छत्तीसगढ़ एरिया जो मैं जहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ की भूमि से मैं आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ बहुत गरीबी है। और वहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि लोग
खाने के लिए मर जाते हैं, दवाई की तो दूर बात रही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो फ्री दिया जाए। तो मैं और मेरे दोस्त जो यहाँ हैं, मैं सबको इस बात के लिए हमेशा अवेयर करता हूँ कि आप लोग चलिए मेरे साथ और वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो मैं तो अच्छा एक शुरुआत समझता हूँ। और हम सब इंडियंस को चाहिए कि जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं, जिस एरिया में भी इंडिया के, भले दिल्ली से हो, छत्तीसगढ़ से हो या बिहार से हो, कहीं से भी हो, हमें उस सेक्टर में हमें अपना पहला काम करना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा, ये दो ही जो चीजें हैं जो आदमी को आगे बढ़ा सकती है। चिकित्सा और शिक्षा, ये दो आगे बढ़ा सकती हैं। आप एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट, आप कोई कमिटमेंट लेके जा रही हैं इंडिया के लिए? जी हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। चिकित्सा में जा रहे हैं और शिक्षा में जा रहे हैं। और आत्मा सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है, हर इंसान को हक होना चाहिए। 1926 में हमारे नाना जी ने सीतापुर आई हॉस्पिटल शुरू करा है, जिसमें बहुत सारे गरीबों को 80% जो है उनको मुफ्त में मिलता है। हम वही मॉडल लेके वापस जा रहे हैं भारत में, ताकि जहां तक हो सके चैरिटी में सारे जो हैं वो करें। और शिक्षा में हम चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में डिजिटल एजुकेशन है वो जरूर हो, क्योंकि गांव-गांव में टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन लेके जाएं। सिलिकॉन वैली का यही फायदा है। हम लोग जो है हाईएस्ट टेक्नोलॉजी को सबसे कम दाम में ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम चाहते हैं सिलिकॉन वैली की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने भारत के देशवासियों के लिए घर घर तक पहुंचाएं, शिक्षा में और चिकित्सा में, और टेलीमेडिसिन के थ्रू हो कर सकते हैं। बिल्कुल दीपक, मैं अंकुर से भी कहूंगी एक बार वो काजोल की तरफ फोकस करें, क्योंकि काजोल आज लाल कपड़ों में ड्रेस्ड हैं। और लाल मैं इसलिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ क्योंकि मंगल जो है, मार्स जो है, वो भी लाल प्लैनेट माना जाता है। और मंगल पे भारत पहुंचा है अमेरिका से पहले, और आप झंडा लेके खड़ी हैं और लाल पहना है आपने। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पे रहते हुए अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक मूवी देखी थी, ग्रेविटी करके हॉलीवुड की मूवी आई थी। उस मूवी की जितनी कॉस्ट थी उससे बहुत कम कॉस्ट में भारत ने सच में मंगलयान को वहाँ पे भेज दिया है मार्स के ऊपर। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारा देश, हमें पता है कि उनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं वो। तो यू नो सॉरी। तो आपको क्या लगता है, मंगल पे जाना ये फक्र की बात है? बहुत फक्र की बात है। और हमें यहाँ रह के भी हमारे जो नेबर लोग हैं वो आके हमें बधाई देके जा रहे हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, और हम सब बहुत खुश हैं उस बात को लेके। अगर आपको मौका मिला तो आप मंगल पे जाएंगी? जरूर जाना चाहूंगी मैं मंगल पे, अगर मुझे मौका मिला तो। और मैं अपना झंडा लेके जाना चाहूंगी और इसको वहाँ पे फहराना चाहूंगी। लेकिन कल से मैं ये देख रहा हूँ कि संगीता जी मंगल पे ऑलरेडी पहुंची हुई है। हाँ, मैं कल से हर बारी जब भी ये आप शूट कर रहे हैं, मैं अपने देशवासियों को इसकी बधाई देना चाहती हूँ कि इट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर अस। एंड दूसरी चीज जो आपने अभी बोली कि मोदी जी का जो पैगाम है, वो पैगाम इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस चाहते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट ही वांट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद यूएस। और आपने एक और क्वेश्चन जो आपने इनसे पूछा था अबाउट इंश्योरेंस, आपने कहा कि लोगों को क्लेम्स नहीं मिलते हैं। उसमें जो डिफरेंस है इन यूएस एंड इंडिया, यहाँ पे किसी को क्लेम अप्लाई नहीं करना पड़ता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को पैसे इंश्योरेंस से मिलते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे ये नहीं है कि पेशेंट जाके क्लेम अप्लाई करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग, और वो डायरेक्टली डॉक्टर और इंश्योरेंस के बीच की बात रह जाती है। इसलिए किसी को कोई क्लेम की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो यहाँ पे। दीपक, हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने चलते वक्त बहुत अच्छी बातें कही। एक और बात जिसकी हम सुबह चर्चा कर रहे थे जो बहुत दिलचस्प थी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करके वो जिंदगी में चल के आए हैं। और खुद नरेंद्र मोदी भी संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, चाय बेचा करते थे। और उसके बाद तो ये जो कंपैरिजन ड्रॉ किया है उन्होंने, इस पर जो यहाँ इंडियन समुदाय है वो क्या सोचता है? देखो, कोई भी चीज जो है जो अगर इजी मिल जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब संघर्ष करके कोई भी चीज होती है ना, तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है। तो अब जैसे ओबामा साहब ने संघर्ष करके आज जिस जगह बैठे हुए हैं, दुनिया की वर्ल्ड की पावर बन के बैठे हुए हैं। मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था कि व्हेन पावर कम इज कम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे ओबामा पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब नरेंद्र भाई पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नरेंद्र भाई से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत लोगों को उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों के कारण उनकी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा मानना है कि ओबामा से भी जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डेवलपमेंट कंट्री होने के नाते और सब लोगों की उन पे उम्मीदें होने के कारण नरेंद्र भाई मोदी पे उससे भी ज्यादा दायित्व बढ़ गया है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा दायित्व है। आपको क्या लगता है, क्या वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? क्योंकि लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा आशाएं पाली।
देखिए, उम्मीद बहुत करी है हमने उनसे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब 1.25 करोड़ मिलकर और 1.25 करोड़ मिलकर सब 1.25 करोड़ मिलकर और जो 1.25 करोड़ मिलकर और जो 30 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा पूरे देश में पूरे भूगोल फैला है, 30 मिलियन है हमारे इंडियन डायस्पोरा, सब मिलकर हम लोग कदम से कदम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम मंगल तक पहुंच सकते हैं तो भारत में तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि एफडीआई भारत में जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जरूर जाएगा, मेरे ख्याल से शिक्षा में भी जाएगा, हेल्थ में भी जाएगा, डिफेंस में जाएगा, सिक्योरिटी में जाएगा, और जहां तक मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी में जितना हो सकता है जरूर जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए। और इन जो आप खुद वॉशिंगटन डीसी जाने वाली हैं बराक ओबामा से जब नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होगी उस दौरान, आपको क्या लगता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किन क्षेत्रों में प्रायोरिटाइज होगा ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट? मेरे ख्याल में हमारे जो देश में ज्यादातर जो गरीब हैं वो गांव में रहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट जो गांव और शहर को कि दोनों की उन्नति देखे वो बहुत जरूरी है, पहली बात। तो दूसरी बात, जैसे आपने कहा शिक्षा और चिकित्सा, उस पर पूरा 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 ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान तंदुरुस्त नहीं है और वो शिक्षित नहीं है वो कैसे बढ़ावा देगा देश को आगे जाने के लिए। और तीसरी चीज हमारी सिक्योरिटी है। आप जानते हैं जब तक भारत सिक्योर नहीं है तब तक हमारे अंदर तनाव बना रहेगा। तो तीनों जगहों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ लेते हुए, मैं सोचती हूँ दोनों जो नेता हैं मिलकर काम करें तो बहुत ज्यादा हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और हम भारतीय जो इस देश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि दोनों जो डेमोक्रेसीज हैं वो मिलके एक दूसरे के भला करेंगे, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका को भी हेल्प कर रहा है। जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो भारतीय आ रहे हैं पूरा सिलिकॉन वैली में, तो ज्यादातर जो कंपनी शुरू होती हैं हमारे इंडियंस के एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही हो रही हैं। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को हेल्प करने बहुत दूर जाएंगे। दीपक जो हमारे साथ है इस वक्त टाइम्स नाउ में, वो लोग थोड़ा अलग खड़े हैं, डिस्कशन के बीच में इन्हें भी ले आते हैं। हम बात कर रहे थे कि ओबामा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओबामा ने बहुत स्ट्रगल किया है वो जहां पहुंचे हैं, और मोदी खुद स्ट्रगल करके आए हैं। तो पीएम मोदी के बारे में इंडो यूएस रिलेशंस को लेकर और पूरी दुनिया में शांति को और पीस को लेकर आप दोनों लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई ट्रैक है आपके पास? हाँ जी, मैंने एक्चुअली मेरा तो जो फेसबुक का फैन पेज है उसका नाम ही जिंदगी में इंडो यूएस रिलेशंस को लेकर और पूरी दुनिया में शांति को और पीस को लेकर आप दोनों लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई ट्रैक है आपके पास? हाँ जी, मैंने एक्चुअली मेरा तो जो फेसबुक का फैन पेज है उसका नाम ही जिंदगी है, तो लव एंड लाइफ, सो लव एवरीबॉडी। सो मेरे साथ जितने भी लोग मेरे फैंस जुड़ते हैं वो इसी बात के लिए जुड़ते हैं। और अभी मैंने एक नया गाना अपना रिलीज किया है 2 वीक पहले ही, बंजारा मन, उसका वीडियो यूट्यूब पे आ गया है और अभी प्रमोशन चालू हो गया उसका। चलिए कुछ सुना दीजिए। श्योर। बंजारा रे मन बंजारा, बंजारा रे मन बंजारा, ढूंढता डगर डगर मिलता नहीं मेरे दिल को चैन। बंजारा रे मन बंजारा, बंजारा रे मन बंजारा। गली गली डगर डगर पे मिलेंगे लोग कई, प्यार मांगोगे जिनसे तुम तोड़ेंगे दिल भी यही। गली गली डगर डगर पे मिलेंगे लोग कई, प्यार मांगोगे जिनसे तुम तोड़ेंगे दिल भी यही। प्यार झूठा यार झूठा, झूठी हर एक बात, क्यों मचलता है मन बंजारा, बंजारा रे मन बंजारा। चलो 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 रे डगरिया, यहाँ लागे नहीं जियरा रे,
ओ चलो 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 रे डगरिया यहाँ लागे नहीं जियरा रे, चलो 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 रे डगरिया यहाँ लागे नहीं जियरा रे, ओ चलो 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 रे डगरिया यहाँ लागे नहीं जियरा रे 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 बढ़िया फ्यूजन पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में टाइम स्क्वायर में। बहुत बढ़िया टाइम स्क्वायर पे फ्यूजन था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। इस वक्त हमारे साथ सुजल पारिक जी जुड़ गए हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के तरफ से प्रेसिडेंट हैं आप, वाइस प्रेसिडेंट हैं। पारिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक टाइप्स की बात करें तो ऐसे कौन से 3 कोर प्रायोरिटीज एरिया होंगे जिसमें आपको लगता है कि दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ब्लॉसम होना चाहिए? आप बताओ, मैं टेक्नोलॉजी में तो वैसे ही दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी का मतलब कौन कौन से क्षेत्र? टेक्नोलॉजी, there is a space technology which now India is way ahead of everybody. You know, putting this Mangalyaan day for yesterday, that is the biggest achievement. But we can do much. हम इतने ज्यादा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं। और देर आर थोड़े बहुत इश्यू भी जो है, इमिग्रेशन इश्यू जो बहुत ही बड़ा इश्यू है, जो कई भारतीय लोग फंसे हुए हैं जिसमें, तो ये टाइप से जो रिफॉर्म आएगा, इमिग्रेशन रिफॉर्म, उससे भारतीयों को काफी फायदा होगा उससे। इसके अलावा आपको क्या लगता है, जब ओबामा और नरेंद्र मोदी एक टेबल पर बैठेंगे तो आपको लगता है कि किस तरह की केमिस्ट्री होगी इन दो लोगों के बीच? इतने सारे इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे, जो प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता, तो वो सारा प्रोडक्शन हम इंडिया में ला सकते हैं। सो वो कैसे? वो साइन अप होके, वो ट्रीटी साइन करके कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, और जो अभी जो चाइना जा रहा है जो सब प्रोडक्शन, सो वी कैन ब्रिंग दोज बिजनेस बैक टू इंडिया। सो these are the biggest thing I think we are expecting from this meeting. आपको लगता है कि मेक इन इंडिया का नारा सफल हो सकता है? काफी हद तक हो सकता है। आखिर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना, हो सकता है। आप ऑप्टिमिज्म में ये बात बोल रहे हैं या इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कुछ उम्मीद है? नहीं, बहुत सारी उम्मीद है। मैंने पहले भी बताया था कि मोदी का यहाँ आना, मोदी जी का यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात है, और इंडियन जो फ्रेटर्निटी है उन्होंने इतनी उत्सुकता है और उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन भी है, तो मुझे लगता है कि नॉट जस्ट ऑप्टिमिज्म, इट इज रियलिटी। तो मुझे लगता है कि कई हद तक ये सक्सेसफुल होंगे। दीपक, आप स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात कर रहे थे और वो अलग अलग क्षेत्रों में हम इंडस्ट्री में उम्मीद लगाए हुए हैं। डिफेंस में आतंकवाद, टेररिज्म जो है वो एक बहुत व्यापक मसला है और भारत के लिए भी। टेररिज्म पर जाएं उससे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये मुद्दा कि ऐसे कौन से कोर एरियाज हैं, जैसे डिफेंस का क्षेत्र है, तो डिफेंस के क्षेत्र में आखिर कौन से ऐसे कोर एरियाज होंगे, कोर एग्रीमेंट होंगे जिस पर ये दोनों देश बातचीत करने वाले हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आपके अपने सोर्सेज से इस बारे में लंबी बात हुई है। जी दीपक, बहुत कई मिलियन डॉलर्स का सौदा है जो अमेरिका भारत के साथ करना चाहता है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के क्षेत्र में। उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें मिसाइल्स हैं, उसमें अलग अलग तरह का डिफेंस का असला है जो अमेरिका भारत को बेचना चाहता है, और भारत वो एक अभी सौदा होने की स्टेज तक पहुंचा नहीं है जिसे अमेरिका चाहता है कि अमली जामा पहनाया जाए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 29 और 30 तारीख को जब बातचीत की मेज पर ओबामा और मोदी आमने सामने होंगे तो इनको लेकर अनाउंसमेंट हो सकता है। कई मिलियन डॉलर्स का जो डिफेंस इक्विपमेंट या सौदा जो भारत और अमेरिका के बीच में अभी पेंडिंग है, जो होना है, वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आतंकवाद की बात हम कर रहे थे, तो उस पर हमें आई थिंक पूछना चाहिए हमारे मेहमानों से कि उस पर किस तरह का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और बढ़ाया जा सकता है दोनों देशों के बीच में। आपको क्या लगता है, आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है सर दोनों देशों के बीच, और आतंकवाद को लेकर किस तरह से दोनों देशों के बीच अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ना चाहिए? टेररिज्म ऐसा है कि आतंकवाद का कोई खतरा नहीं है, इसको डिस्काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है। आतंकवाद का खतरा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि आतंकवाद को ओवर पावर करने के लिए जो फोर्सेज हैं वो उससे ज्यादा पावरफुल हैं। तो आतंकवाद तो ये अपना ड्रामा जो है वो दिखाता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठ जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि वो अपनी इसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं। तो वो मुझे डाउट लगता है, चाहे वो अमेरिका में है या इंडिया में है या आप ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए, ये छोटे छोटे हादसे होते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा बड़ा हादसा
ये मैं आपसे यहाँ इत्तेफाक नहीं करती हूँ। आपको लगता है कि इतने बड़े घटनाक्रम को आप छोटा हादसा समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं जो कह रहा हूँ कि ओवरऑल जैसे 9/11 हो गया एक बार यहाँ पे, और उस लेवल का कोई दोबारा होना अमेरिका में या इंडिया में या वर्ल्ड के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज जो है इंटेलिजेंस फोर्सेज जो हैं, आज जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो काफी जागरूक हैं। तो इस हिसाब से जो है, पहले जैसे हम सोए हुए थे, अचानक एक हमला हुआ, सोए को उन्होंने उठा दिया, तो उस किस्म का हादसा जो है वो दोबारा होना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है टेररिज्म के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और खासकर विजा विज पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि इस देश से वाकई में आतंकवाद पनपता है? देखिए, आतंकवाद से चाहे एक इंसान मरे चाहे ज्यादा, वो बहुत जरूरी है कि हम आतंकवाद को जल्दी से जल्दी खत्म करें, क्योंकि कैंसर को फैलने में वक्त नहीं लगता है। तो पहली बात तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि भारत को और अमेरिका को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इनफैक्ट पूरे संसार में सबको वसुधैव कुटुंबकम करके एक साथ मिलकर आतंकवाद को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, ताकि उन्नति दोनों देशों की हो, पूरे संसार की हो। मोदी जी और ओबामा जी की जो सबसे खास बात यह है कि वो चाहते हैं कि उनके इंडिविजुअल अपने अपने देश अमेरिका और भारत की तो उन्नति हो और आतंकवाद हटाया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि दोनों मिल के कदम से कदम लगा के पूरी दुनिया से हटाएं। तो पहली बात तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब तक हमारे अंदर तनाव बना रहेगा आतंक को लेकर, चाहे भले ही अमेरिका में बैठे हों या हिंदुस्तान में या कहीं पे भी हों, दुनिया आगे नहीं जा सकती, हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, जो डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात रह गया, जिस देश में भी आतंक हो, आपने एक देश का नाम लिया, वैसे कई और जगह हैं जहाँ पे है, बहुत जरूरी है कि उन देशों को हम लोग ऐसे सहायता करें ताकि उनके जो नौजवान हैं जिनके पास काम नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाने को नहीं है, वो आतंकवाद की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि हमने उनको मदद भी नहीं करी है। तो अगर हम मिल के उनको भी मदद करें ताकि वहाँ के जो आतंकवादी के जो सेल्स हैं वो अपने आप हट जाए, वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। संगीता जी, आपको क्या लगता है टेररिज्म को किस तरीके से वाकई में खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन कम किया जा सकता? टेररिज्म के लिए आई एम श्योर जो मोदी जी एक हमेशा वो लोग वो अपना एक रोड मैप लेके चलते हैं, और वो रोड मैप ओबामा जी के लिए भी लेके आ रहे हैं, जिसपे कि वो उनसे बात करेंगे कि कैसे दोनों देश मिलके आतंकवाद को खत्म करें, स्पेशली अगेंस्ट अलकायदा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो पाकिस्तान को यहाँ से फंडिंग मिलती है बहुत ज्यादा, उसके ऊपर आई थिंक वो बात करेंगे कि टेररिज्म में नहीं जानी चाहिए वो फंडिंग। सो उसके लिए कैसे हम लोग मिलके एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, एंड एशिया में भारत जो है यूएस का बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है, उसके बारे में बातचीत होगी जरूर यहाँ। लेकिन शीतल, जो नया खतरा आईसिस का खड़ा हो गया है आज की तारीख में, और हमने देखा कि किस तरह से न्यूयॉर्क के चप्पे चप्पे में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है जब से सीरिया में बम्बिंग की अमेरिका ने, तो आईसिस से निपटने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी से किसी तरह की पहल करने की बात बराक ओबामा कर सकते हैं? ऐसी उम्मीद की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो कोलिशन है, जैसे अरब देशों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है और लगातार बॉम्बिंग हो रही है आईसिस के ठिकानों पर सीरिया में और उसके आसपास, तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की मेज पर वो ये मांग कर सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि आप भी आईसिस से निपटने के लिए हमारे साथ आइए और हमारे साथ इस कोलिशन में शामिल हो जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बात नरेंद्र मोदी से कही जा सकती है ओबामा की तरफ से। दीपक, ये बात कही जा सकती है। तो आपको क्या लगता है आत्मा जी, नरेंद्र मोदी की इस मेडन विजिट के बाद, पहली उनकी ये यात्रा है, इसके बाद क्या क्या छाप वो अपनी छोड़ के जाएंगे? आपको क्या क्या छाप छूटने की उम्मीद है? मेरा मानना तो ये है कि मोदी साहब आ रहे हैं, पहले नाप तोल के जाएंगे यहाँ पर। वो बड़े ही स्मार्ट और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। जो राजनीतिज्ञ होता है वो पहले प्लान करके नहीं आता है, वो आके पहले उस एरिया को देखता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की राजनीति कैसी है। अक्सर जो हमारे पुराने जो मिनिस्टर्स आते थे वो किसी दबाव में आते थे। नेता वाली बात कर दी आपने। नेता वाली बात कर दी। नहीं नेता, देखो सर जी, राजनीति में अभी आप जिनसे पूछ रहे थे, मेरा मानना ये है कि अगर जो धर्म है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए हो, जो तेल का पैसा है, धर्म, जो लोग राज के लिए धर्म को यूज करते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन जो राजनीति राज के लिए करते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डिप्लोमेसी ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। पहले आप उनको सुनिए, और हमारे बीजेपी में तो ये खास बात है, हम पहले लोगों को सुनते हैं
और उसके बाद सोचते हैं, फिर उसके बाद हम अपना विचार देते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि मोदी साहब इस बार आएंगे, सुनेंगे और नाप तोल के फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी कुछ सबसे मिलेंगे और डिसीजन जो है वो इंडिया से जाके करेंगे। डिसीजन इंडिया से जाके करेंगे। एक बार फिर से विक्की को बुलाते हैं। विक्की आइए और चलते चलते हमें अपना रंग दे बसंती का रंग दिखाकर जाइए। आइए और आज आइए। तो आप सबके लिए विक्की पेश करिए। अपना विचार देते। तो मेरा मानना तो ये है कि मोदी साहब इस बार आएंगे, सुनेंगे और नाप तोल के फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारी नेबर कंट्रीज जो है वो भी मुस्लिम है। हम किसी के बहकावे में आके या किसी की उम्मीदों पे अपने आप को ढाल नहीं सकते। हम अपनी डिसीजन है वो खुद करेंगे। जब मोदी साहब आएंगे वो देखेंगे, क्योंकि हम सबको एक जैसा समझते हैं, भले मुस्लिम कंट्रीज हो भले क्रिश्चियन कंट्री हो। तो हमारा मानना यह है कि मोदी साहब आएंगे, देखेंगे, सबसे मिलेंगे और डिसीजन जो है वो इंडिया से जाके करेंगे। डिसीजन इंडिया से जाके करेंगे। एक बार फिर से विक्की को बुलाते हैं। विक्की आइए और चलते चलते हमें अपना रंग दे बसंती का रंग दिखाकर जाइए। आइए और आज आइए। तो आप सबके लिए विक्की पेश करने वाले हैं रंग दे बसंती। हम भी गाएंगे रंग दे बसंती। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, में रंग दे बसंती चोला, हाय रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। चलिए विक्की, बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आपका फ्यूजन बैंड इसी तरह की तरक्की करता रहे और जिस तरह से आपकी दोस्ती है, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती भी कमोबेश इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें मोदी का दौरा शुरू हो चुका है। मोदी भारत से रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच चुके हैं। दोनों की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जो मुलाकात होगी वो होगी मोदी और ओबामा की। और मोदी को यूएन में और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना स्पीच देना है। तो इंडिया न्यूज की निगाहें पल पल की होगी, लेकिन जो मुलाकात होगी वो होगी मोदी और ओबामा की। और मोदी को यूएन में और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना स्पीच देना है। तो इंडिया न्यूज की निगाहें पल पल की खबरों पर लगी रहेंगी। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।